लता रानी अपनी 3 विधवा बहुओं के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बहू सपना, मंझली बहू प्रज्ञा और सबसे छोटी बहू चांदनी थी। एक बार जब लता रानी के तीनों बेटे मीटिंग अटेंड करने फ्लाइट से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तभी एरोप्लेन क्रैश होने के कारण उन तीनों की मौत हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं एक साथ विधवा हो जाती हैं। वो अपनी तीनों बहुओं पर बड़ा ही अत्याचार करती है क्योंकि वो उन तीनों को मनहूस मानती थी, जिनकी मनहूसियत की वजह से उसके तीनों बेटे खत्म हो गए। एक सुबह चांदनी के जोर से चीखने की आवाज आती है तो उसकी जेठानियां भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती हैं। वो देखती है कि उनकी सास चांदनी का हाथ गर्म बाल्टी के पानी में डुबाकर जला देती है। माँ जी छोड़ दीजिए इसे, ये आप क्या कर रही हैं? इस मनहूस को ये नहीं पता था कि मुझे नहाने के लिए कितना गर्म पानी चाहिए। आज सबक सिखाया तो अब ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इस महारानी ने खूब गर्म पानी कर दिया था। अब इसके साथ तुम सबको भी पता चल जाएगा कि ज्यादा गर्म पानी करने का अंजाम ये होता है। लेकिन माँ जी ये तो गलत है ना, बेचारी चांदनी को कितना दर्द हो रहा होगा और आखिर उसने गर्म पानी कर भी दिया तो आप उसमें ठंडा पानी मिलाकर उसको नॉर्मल कर लेती ना। अच्छा, तो अब तू उसकी तरफदारी करेगी और मुझे ज्ञान देगी। माफ करना माँ जी अगर हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो, लेकिन आखिरकार हम भी तो आपकी बेटियों जैसी हैं। भले ही भगवान ने हमें आपकी बहुओं के रूप में भेजा है, लेकिन आखिरकार एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात तुम तीनों की तीनों कान खोलकर सुन लो। मेरे सिर्फ 3 बेटे थे और अब वो तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। उन तीनों के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है, समझी तुम? आई बड़ी मेरी बेटी बनने। तुम तीनों मनहूसों की शादी जब से मेरे बेटों के साथ हुई थी, तब से उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा हो ही रहा था। उनके बिजनेस में उनको घाटा होने लगा था, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। लेकिन सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो तीनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारा भी तो सुहाग गया है। हम तीनों भी तो अपने पतियों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए हम तीनों ने फैसला लिया है कि ताउम्र हम शादी नहीं करेंगे और अपने स्वर्गीय पति की याद में ही अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे। हम तीनों इसी घर में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैंने कभी भी तुम तीनों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा। अगर तुम तीनों यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो अपने अपने मायके जा सकती हो। और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही चलना होगा और मेरा अत्याचार भी सहना होगा। बेचारी तीनों बहुएं सारा दिन घर का कामकाज करती, साथ ही अपनी सास का अत्याचार भी सहती रहती। एक दिन सपना के पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती है तो वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर तेरा बूढ़ा बाप बीमार है तो मैं क्या करूँ? अगर तेरे कदम इस घर से बाहर निकले तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुझे अपने माँ बाप से रिश्ता रखना है तो रख ले, फिर तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं 1-2 घंटे में उन्हें देख कर आ जाऊंगी। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी यहाँ से गायब हुई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद, समझी? सपना रोते हुए अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। तभी प्रज्ञा उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? प्रज्ञा देखना, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बात यह है कि मुझे उनसे मिलने जाने देने के लिए मना कर रही है। अच्छा तो ये बात है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। रात को प्रज्ञा जल्दी खाना बनाकर अपनी सास को दे देती है, साथ ही उसमें एक नींद की गोली मिला देती है, जिसे लता को खाना खाते ही नींद आ जाती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सपना मौका देखकर प्रज्ञा के साथ अपने मायके चली जाती है। उसका मायका उसके ससुराल से 15 मिनट की दूरी पर ही था। थोड़ी देर मिलकर ही वो दोनों वापस घर आ जाती हैं, लेकिन लता की आंख तब तक खुल चुकी होती है और वो उन दोनों को वापस आता देख लेती है और फिर उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, सपना तूने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरे बाप की तबीयत जानने के लिए तेरी माँ को फोन किया और मुझे पता चला कि तू वहाँ पहुँची हुई है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और आपके मना करने के बाद भी अपने पिताजी को देखने गई, लेकिन मैं क्या करती माँ जी, एक बेटी का दिल अपने बीमार पिता को देखने के लिए तरस रहा था और मैं खुद को नहीं रोक पाई। अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी वहाँ चांदनी भी आ जाती है और सपना की तरफदारी करते हुए चांदनी और प्रज्ञा लता रानी से कहती है, माँ जी अगर दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी हमने आपको बहुत प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती और न ही हमें अपनी बहू मानती है।
इसके बावजूद हम तीनों आपको खुश करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम तीनों को इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ यहाँ से। तुम तीनों यहाँ रह भी अपनी मर्जी से ही रही थी, और अगर जाना भी चाहती हो तो अपनी मर्जी से जाओ। मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगी, और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं एक साथ वो घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लता रानी पूरे घर में अकेले ही रहती थी। अकेली रहते हुए उसे अपनी बहुओं की कीमत समझ आती है, और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसके हर एक अत्याचार को सहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी देवी समान बहुओं को इस घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास अब दिन ही कितने हैं, बुढ़ापे का शरीर है, आज हूँ कल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा पूरा परिवार तो पहले ही खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी थी वो मेरी बहुएं ही थी। कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, समय पर खाना देती थी। मेरे हर अत्याचार को सहने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी तीनों बहुओं को आज ही घर वापस लेने जाऊंगी। इसके बाद लता रानी उन तीनों के मायके जाती है और उन तीनों को वापस अपने घर ले आती है। उस दिन के बाद से लता रानी का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के लिए बदल जाता है। फिर वो सभी हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। कोमल और सपना दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। बचपन से एक साथ ही बड़ी हुई थी। दोनों के परिवारों में भी काफी मेल मिलाप था। 1 महीना पहले ही सपना की शादी हुई थी। कोमल बैठना, मुझे तेरे साथ ढेर सारी बातें करनी है। पहले तू बता, तू शादी के बाद मुकेश के साथ खुश है ना? अरे यार, लव मैरिज का यही तो फायदा है। पति चंगुल में हो तो फिर किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। मेरे आगे पीछे घूमते हैं मुकेश, ऐश है मेरी तो। अच्छा, और घर में सबका स्वभाव कैसा है? तेरी सास वगैरह? मेरी सास थोड़ी तेज है। टोका टाकी की तो तुझे पता ही है, हर सास की आदत होती है, और सासें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये तो जग जाहिर है। कोमल सपना की बातों को सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी सपना उससे पूछती है, ओ मैडम, कहाँ खो गई? सास मेरी खतरनाक एटम बम है, वो सिर्फ मेरे ही सामने फटता है। तू क्यों घबरा गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, वो लड़के वाले कानपुर से तुझे देखने आ रहे थे, कब आएंगे, कुछ पता चला? हाँ, वो पापा जी बोल रहे थे कि आने वाले संडे को उनका आने का प्रोग्राम बन रहा है। वो सूरज जी के कॉलेज का संडे को ऑफ होता है। क्या बात है, सूरज जी? अभी से? सपना, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो पापा जी के सिर्फ फोन पर ही उन लोगों से बात हुई है, तो मुझे पता चला कि वो कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। मैं तो शनिवार ही वापस जा रही हूँ। मेरी सास ने घर में एक पूजा रखी है, तो मेरा पहुँचना जरूरी है। कल से 10 फोन घुमा चुकी हैं। बहू टाइम पर आ जाना, रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो तुम्हारा होना जरूरी है। पता नहीं, जैसे बहुओं को तंग करे बिना इन सासों को नींद ही नहीं आती। सपना वापस अपने ससुराल चली जाती है। रविवार के दिन लड़के वाले कोमल को देखने आते हैं। अरे जानकी, कोमल को तैयार होने में कितनी देर है? वो लोग आ गए हैं। दीपक। माँ जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया माँ जी, मुझे बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभा सकूं। कोमल, घर में किसी भी चीज की तकलीफ हो तो मुझसे कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। सुजाता का ऐसा निर्मल व्यवहार देखकर कोमल सोच में पड़ गई कि वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, तो आखिर सूरज और राधा सुजाता को क्यों पसंद नहीं करते। वो इस बारे में अपने ससुर सत्यजीत से बात करती है। कोमल बहू, सूरज जब 6 साल का था तब राधा 3 बरस की थी। तब उनकी माँ सुषमा का बीमारी के चलते देहांत हो गया। मजबूरी में मुझे सुजाता से दूसरा विवाह करना पड़ा, पर सुजाता ने भी अपनी औलाद न करने का फैसला लिया ताकि सूरज और राधा के लिए माँ के प्यार में कोई कमी ना आ सके। पर इन दोनों के मन में हमेशा ये बात रही है कि सुजाता इनकी सौतेली माँ है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक माँ और बच्चों के आपसे रिश्तों में दूरियां मिटाने में कामयाब हो जाऊं, ये आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो।
कोमल ने सोच लिया था कि वो सुजाता के प्रति मनमुटाव को सूरज और राधा के दिलों से मिटाकर रहेगी। एक दिन, पापा इसी हफ्ते गोद भराई की रस्म है और मेरी सास ने बोला है कि हीरे के 2 सेट गोद भराई में चढ़ाने जरूरी हैं। बाकी सबके कपड़े, फल, मिठाई और अलग अलग लिफाफे। आप सूरज भैया से बात कर लो कैसे करना है फिर। सत्यजीत सूरज से बात करता है। सूरज भी नौकरी पेशा था तो सैलरी में से इतना सब कुछ निकालना मुश्किल था। कोमल सत्यजीत से कहती है, पापा जी मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे ये कुछ गहने, आपको यदि इनसे थोड़ी मदद मिल जाए। नहीं कोमल बहू, तुम अभी अभी नई नई इस घर में आई हो और नई बहू अपने गहने दे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सुनो जी, ये मेरे गहने उन्हें बस भीतर ला ही रहा है। जी बस हो गई है, मैंने चाय चढ़ा दी है, नाश्ता प्लेटों में लगा दिया है। आप चिंता मत करो, बस मैं कोमल को ला रही हूँ। लड़के वाले कोमल को देखते ही पसंद कर लेते हैं और दोनों तरफ से रिश्ते की हाँ हो जाती है। कोमल को पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी सपना का फोन आ जाता है। और बता कैसा लगा लड़का, और तेरी होने वाली सास तुझे कैसी लगी? ज्यादा सवाल तो नहीं कर रही थी? सपना मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल, क्या बात है? सपना, मेरी होने वाली सास सौतेली है। सूरज की मम्मी की डेथ के बाद उनके पिता ने ये दूसरी शादी की थी। तब सूरज और उनकी बहन राधा काफी छोटे थे। ये बात उन्होंने हमें कल ही बता दी थी। हमने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकला है। सौतेली सास मतलब कि सूरज की सौतेली माँ। कोमल रहने दे ये शादी, मना कर दे, जीना मुश्किल हो जाएगा ससुराल में तेरा। सूरज की ये सौतेली माँ पूरा घर कब्जे में लेकर बैठी होंगी, ये मैं तुझे लिख कर दे रही हूँ। तूने देख तो लिया ही होगा जब वो कल आई थी। नहीं सपना, वो कल नहीं आई, सिर्फ सूरज, उनके पापा और बहन जीजू ही आए थे। ये सब बातें सुनकर सपना थोड़ी हैरान हो जाती है। कोमल के मन में भी सास की एक अलग ही छवि बन चुकी थी। 1 महीने बाद कोमल की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। कोमल भाभी, आप मुंह दिखाई में इनके हाथ से कुछ मत लेना। मैं और भाई भी इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। राधा ठीक कह रही है। कोमल, तुम ज्यादा बात मत करना। वो हमारे पिता की दूसरी पत्नी है, इससे ज्यादा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। कोमल चुपचाप सूरज और राधा की बातें सुनती रहती है। एक शाम कोमल अपने कमरे में होती है। कोमल बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी माँ जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए। कोमल बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद कुछ भी नहीं दे पाई, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मुंह दिखाई का तोहफा रख लो। तो मैं इन्हें पहनती नहीं हूँ, ये देकर राधा बिटिया के लिए नए सेट बनवा दो। आप आज ही सुनार की दुकान पर चले जाओ, वो इसके बदले नए गहने दे देगा। सुजाता, काश सूरज और राधा भी तुम्हारे इस माँ के प्यार को समझ पाते। पापा जी, वक्त आने दीजिए, वो दोनों भी माँ जी के प्यार को महत्व देंगे। बाकी माँ जी, आप और मैं भी आज बाजार जाकर राधा दीदी की गोद भराई का सारा सामान ले आते हैं। शाम को सूरज ऑफिस से आता है। वो सत्यजीत से कहता है, पापा मैंने बहुत कोशिश की, शायद कहीं से इंतजाम हो जाए, पर नहीं हो पा रहा। अरे पापा, ये कपड़े, गहने, ये सब कौन लाया? बस बेटा, भगवान के आशीर्वाद से सारे इंतजाम हो गए हैं। अब राधा बिटिया की गोद भराई की रस्म की सारी चिंता दूर हो गई। सूरज कमरे में आता है। कोमल उसे बताती है, सूरज, ये सारे इंतजाम जो आप देख रहे हैं, ये सब माँ जी की वजह से संभव हुआ है। आज राधा दीदी की गोद भराई की सारी तैयारियां उन्होंने ही की हैं। कोमल सूरज को सारी बात बताती है कि सुजाता ने अपने सारे गहने बेच दिए हैं ताकि राधा की गोद भराई में कोई कमी ना आए। ये सब सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है। वो राधा को फोन पर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो भी मायूस हो जाती है। अगले दिन सब राधा के घर पहुंचते हैं। लड़के के मायके के लोग भी गोद भराई की रस्म के लिए आइए। पंडित जी, मैं सबसे पहले अपने होने वाले बच्चे को उसकी नानी माँ का आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। सूरज भैया, माँ को लेकर मेरे पास आइए। माँ, चलो, आपकी बेटी आपको बुला रही है। बच्चों के मुंह से माँ सुनकर सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं। सुजाता, जाओ, अपने नानी माँ होने का फर्ज निभाओ।
अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। चलिए माँ जी, इसी दिन के इंतजार में आपको बरसों लग गए। आज वो दिन आ ही गया माँ जी। सुजाता राधा के पास जाती है और उसे खूब प्यार और दुलार करती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। माँ, मुझे भी तो गले से लगाओगी ना? मेरे बच्चे। राधा के ससुराल वाले भी ये अनोखा प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। राधा की गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से होती है। सूरज और राधा का व्यवहार भी अब सुजाता के लिए बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन, अरे भाई कोमल, शादी के बाद तो तू मुझे बिल्कुल ही भूल गई। और वो तेरी सौतेली सास कैसी है? लगता है कुछ ज्यादा ही तंग करने वाली सास है तेरी, तभी तुझे फोन तक नहीं करने देती। सपना, मेरी सास जैसे लोग लाखों में एक मिलते हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो मुझे माँ जैसी सास मिली। वो तो एक देवी है। मेरी सास सबसे खास है। कोमल का इतना कहना था कि सपना इसके आगे कुछ भी ना बोल सकी और उसने फोन रख दिया। जैसे ही कोमल फोन रखकर पीछे मुड़ी, सुजाता वहीं खड़ी थी। सुजाता ने कोमल को गले से लगा लिया। कोमल ने साबित कर दिया था कि इंसान की पहचान बिना परखे कभी नहीं होती।